22 फरवरी 2026 इतवार की सुबह किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का सबसे मतलूब ड्रग लॉर्ड मेक्सिको के एक छोटे से पहाड़ी टूरिस्ट टाउन में छुपा होगा। ये आदमी इतना पुरस्कार था कि दुनिया के पास इसकी सिर्फ चंद पुरानी तस्वीरें थीं, वो भी 1980 और 90 की दहाई की। कोई नहीं जानता था कि आज वो कैसा दिखता है। तो आइए देखते हैं कि इस भूत का खात्मा आखिर हुआ कैसे। सब कुछ शुरू हुआ 20 फरवरी को, जब मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक अहम सुराग मिला। उन्होंने एल मेंचो की एक साथी के एसोसिएट को ट्रैक किया और वो उन्हें सीधा एक अलग थलग देही कंपाउंड तक ले गया। 21 फरवरी को वो साथी वहां से चली गई, लेकिन एल मेंचो वहीं रुका रहा। यही वो लम्हा था जिसका मैक्सिकन फोर्सेस को सालों से इंतजार था। और फिर 22 फरवरी की सुबह अंधेरा छुटने से भी पहले मैक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने कंपाउंड को घेर लिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और आखिरकार एल मेंचो को शदीद जख्मी हालत में पकड़ लिया गया, लेकिन मैक्सिको सिटी ले जाते हुए वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। DEA के एक साबिक चीफ ने इस ऑपरेशन को मंशियात की स्मगलिंग की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक करार दिया। बादशाह मर चुका था, लेकिन सवाल ये है कि अगर बादशाह मर चुका था तो उसकी मौत ने पूरे मुल्क को आग में क्यों झोंक दिया? इसको समझने के लिए हमें उस आदमी और उसकी सल्तनत की कहानी को जानना होगा। तो आइए माजी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे निमेजियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस यानी एल मेंचो एक आम किसान से एक खौफनाक नार्को बना। इसका असल नाम था निमेजियो ओसेगुएरा सर्वांतेस। वो 1966 में इंतहाई गुर्बत में पैदा हुआ। अपने खानदान के एवोकाडो फार्म पर काम करता था और घर वालों की मदद के लिए 5वीं जमात में ही स्कूल छोड़ दिया। 1980 की दहाई में वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका चला गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ जराइम की दुनिया मिली। चोरी और मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। फिर हेरोइन बेचते हुए पकड़े जाने पर उसने अमेरिकी जेल में 3 साल गुजारे और 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मेक्सिको वापस आकर वो बना एक पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया और उसने सिस्टम के अंदर की सारी कमजोरियों को समझ लिया। ये इल्म उसका सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला था। उसके बाद उसने एक ताकतवर कार्टेल खानदान में शादी की और अपना ग्रुप बनाया, कार्टेल दे हालिस्को नुएवा जनरेशन या मुख्तसरन CJNG। तो ये कार्टेल आखिर इतना ताकतवर बना कैसे? आइए इसके मोहलिक कारोबार पर एक नजर डालते हैं। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि CJNG की दौलत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। उनका राज था एक नया बिजनेस मॉडल। देखें, पुराने कार्टेल कोकेन पर इंहिजार करते थे, जिसके लिए उन्हें कोलंबिया जैसे गैर मुल्की सप्लायर्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन CJNG ने अपनी तवज्जो मसनूई मंशियात यानी मेथाम्फेटामिन और फेंटेनिल पर मरकूज की। सबसे बड़ा फर्क ये था कि वो ये मंशियात खुद बना सकते थे, बस चीन से केमिकल्स दरामद करके। उन्होंने मेक्सिको की एक बड़ी बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी पूरी सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में आ गई। मुनाफा सिर्फ ज्यादा नहीं था, बल्कि कई गुना ज्यादा था। इनका सबसे खतरनाक प्रोडक्ट था फेंटेनिल, एक ऐसी मसनूई दवा जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये कितना मोहलिक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ 2 मिलीग्राम यानी उंगली पर रेत के चंद जर्रों के बराबर एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। और इसके पीछे की इकोनॉमिक्स और भी हैरानकुन है। फेंटेनिल की एक गोली बनाने में तकरीबन 10 सेंट लगते हैं, लेकिन सड़क पर वही गोली 10 से 30 डॉलर में बिकती है। यही नाकाबिले यकीन मुनाफा था जिसने इसे CJNG की सल्तनत का संगे बुनियाद बना दिया। लेकिन ये बहरान सिर्फ मेक्सिको का मसला नहीं था। हकीकत में ये एक मुश्तरका अमरीकी बहरान था। दर हकीकत अमेरिकी पॉलिसी के कई फैसलों ने नादानिस्ता तौर पर इस आग को और भड़काया। 1980 की दहाई में CIA ने एक बड़े ड्रग लॉर्ड के फार्म को एक सोशलिस्ट हुकूमत के खिलाफ बागियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया। फिर 1994 में नाफ्ता का मुआहदा हुआ। इससे बॉर्डर पर ट्रकों की आमदोरफ्त इतनी बढ़ गई कि हर गाड़ी को चेक करना नामुमकिन हो गया। उसने मुंशियात के लिए एक तरह से सुपर हाईवे बना दिया और इसका एक और नतीजा ये निकला कि तकरीबन 20 लाख मैक्सिकन किसान बेरोजगार हो गए, जिससे कार्टेल्स के लिए नए लोग भर्ती करना बहुत आसान हो गया। और कार्टेल्स को अपनी ताकत कहाँ से मिली?
2014 سے 2018 کے درمیان میکسیکو میں پکڑے گئے 70% ہتھیاروں کا سراغ امریکہ سے ملا۔ جنوب کی طرف بہنے والی بندوقوں کے اس آہنی دریا نے کارٹیلز کو جنگ کے لیے پوری طرح مسلح کر دیا۔ اور پھر آپریشن فاسٹ اینڈ فیوریس جیسا ایک عجیب و غریب منصوبہ سامنے آیا۔ اس ناکام آپریشن میں امریکی ایجنسیوں نے جان بوجھ کر 2000 سے زیادہ بندوقیں کارٹیل تک پہنچنے دیں، اس امید میں کہ وہ ان ہتھیاروں کا سراغ لگا کر کارٹیل لیڈروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ تقریباً سارے ہتھیاروں کا سراغ ہی کھو بیٹھے، اور یہ بندوقیں بعد میں میکسیکو اور امریکہ دونوں ملکوں کے شہریوں کے خلاف استعمال ہوئیں۔ تو اب جب ایل مینچو چلا گیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ اب ختم ہو جائے گی؟ اس کی موت کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت خوفناک تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر CJNG نے 20 میکسیکن ریاستوں میں افراتفری پھیلا دی۔ ایک سینئر لیڈر نے چھاپے میں شامل ہر فوجی کے سر پہ انعام رکھ دیا۔ انہوں نے 250 سے زیادہ سڑکیں بلاک کی، کاروبار اور گاڑیاں جلائیں اور ہائی ویز بند کر دی۔ پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ میکسیکو کا دوسرا سب سے بڑا شہر گواڈالاہارا ایک بھوت شہر بن گیا۔ ماہرین نے اسے نارکو دہشت گردی قرار دیا، یعنی کارٹیلز کا تشدد کے ذریعے عوام میں خوف پھیلا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا۔ اس تشدد نے ایک اندرونی بحران کو بھی جنم دیا۔ ایل مینچو کا بیٹا اور بیوی پہلے ہی جیل میں ہیں، اس لیے اس کی موت نے جانشینی کی لائن کو توڑ دیا ہے۔ اس سے ایک خطرناک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا ہے اور باقی کمانڈروں کے درمیان ایک خونی جنگ کا سٹیج تیار ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کے جواب میں دونوں ملکوں کی حکمت عملی بہت مختلف ہے۔ میکسیکو کے پچھلے صدر نے گولیوں کے بجائے گلے لگاؤ کی پالیسی آزمائی، جو ناکام رہی۔ موجودہ حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کارٹیل سے اکیلے لڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے زیادہ جارحانہ موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کارٹیلز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے اور آپریشن سدرن اسفیئر شروع کیا ہے، جس میں بین الاقوامی پانیوں میں مبینہ اسمگلروں کی کشتیوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہمیں آخری اور سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے۔ ایک لیڈر تو چلا گیا، لیکن اس مسئلے کی بنیادی وجوہات وہیں کی وہیں ہیں۔ امریکہ میں منشیات کی طلب، امریکہ سے آنے والی بندوقوں کا سیلاب اور چین سے آنے والے کیمیکلز۔ تو کیا ایک شخص کو مارنا کبھی اس مشترکہ بحران کو حل کر سکتا ہے جسے دونوں ممالک نے مل کر بنانے میں مدد کی ہے؟